जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि जो हमारी चर्चा हो रही थी क्लास में, वो रासो साहित्य को लेकर हो रही थी, क्योंकि हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं और आदिकाल में हम सिद्ध और नाथ परंपरा को पढ़ने के बाद में रासो साहित्य में प्रवेश कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हमने रासो क्या है, रासो किस शब्द से बना है और उसको लेकर विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं, किन किन शब्दों से उत्पत्ति मानी है। इसके अलावा सर्वमान्य मत जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के रासक शब्द से बना है, और इस पर न सिर्फ सर्वमान्य मत की बात की बल्कि गणपत चंद्रगुप्त ने पूरी एक परंपरा की बात करी कि कैसे रासक शब्द से रासो शब्द बना है। इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। इसके साथ ही हम ये भी देख चुके थे कि रासक जो शब्द है, जहां से हमने रासों की उत्पत्ति मानी है, संस्कृत साहित्य में वो किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत साहित्य में वो 3 अर्थों में आता है महत्वपूर्ण तौर से। उनकी हमने बात कर ली थी, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य और गीत और भाव प्रधान रचना, इन सारे। और हम हिंदी में जो रासो साहित्य है वो किन किन रूपों में हमें मिलता है, यानी कि वीर रस परिपूर्ण मिलता है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण मिलता है। इसके अलावा हमें उपदेशात्मक रासो काव्य भी मिलता है। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। यहीं से हमने लास्ट क्लास में चर्चा अपनी रोकी थी और इसके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। हमारी चर्चा का बिंदु क्या है? सबसे पहले रासो साहित्य की विशेषता है, यानी जिस रासो साहित्य के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो रासो साहित्य में किन किन रूपों में मिलता है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली विशेषता है कि ये कैसा है, वीर रस और श्रृंगार रस पूर्ण है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो रासो काव्य है वो वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो साहित्य की पहली विशेषता क्या है कि जो रासो साहित्य है वो वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान साहित्य है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है बच्चे कि जो रासो साहित्य है ना, क्या है, रासो साहित्य वो बहुतायत हमें कहाँ मिलता है, वो बहुतायत हमें मिलता है राजस्थान में। कहाँ मिलता है? राजस्थान। तो नोट कर लीजिए, रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं अधिकांश रचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो अधिकांश रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। और जो रासो साहित्य ना बेटा, वो ज्यादातर किसके द्वारा लिखा गया? तो वो अधिकांशतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। तो लिखिए अगला पॉइंट, अगली विशेषता, रासो साहित्य अधिकतर रासो चारण कवियों द्वारा। हालांकि हम इस बात को पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने रासो साहित्य की डेफिनेशन की बात की थी। चारण कवियों द्वारा लिखा गया, चारण कवियों द्वारा लिखा गया। यहाँ हमने किन विशेषताओं की बात करी? सबसे पहले जो राष्ट्र काव्य है वो वीर रस और श्रृंगार प्रधान है। दूसरी हम अगर हम बात करें तो अधिकांश राजस्थान से इसकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रासो साहित्य है वो अधिकांश किसके द्वारा लिखा गया? चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। जब हमने डेफिनेशंस की बात करी थी रासो साहित्य की लास्ट वीडियो में, तो ये भी डेफिनेशन यही पड़ी थी कि आदिकाल में किसके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा जो उनके आश्रयदाता राजा थे उनकी प्रशंसा में वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान जो काव्य लिखा गया वही क्या है? वही है हमारा रासो साहित्य। तो चलिए इतना नोट कीजिए। इसके आगे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता पर। अब
अब रासो साहित्य में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना बच्चे, वो पता है क्या है? इसकी प्रामाणिकता को लेकर। जिसमें महत्वपूर्ण बात तो यही आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, वही उन्हीं में से 12 रचनाएं, अधिकांश है 12 नहीं सॉरी 8 रचनाएं हमें अप्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक होती हुई नजर आती है। तो लिखिए नेक्स्ट विशेषता के रूप में रासो अधिकांश रचनाएं, सीधे शॉर्ट में लिख लेते हैं, अधिकांश रचनाएं, अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक। एक काम करते हैं, पहले अर्ध प्रमाणिक शब्द लिखते हैं, अर्ध प्रमाणिक व या त्रियक चिन्ह, ये होता है आपका त्रियक चिन्ह जो आप तिरछा लगाते थे स्लैश, या अप्रामाणिक। अब बच्चे हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ के, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि जो रासो साहित्य ना बेटा, वो किसके द्वारा लिखा गया? चारण कवियों के द्वारा। अब जो चारण कवि हैं वो कौन है? वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिख रहे हैं। तो जब वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिख रहे हैं तो भाई क्या करेंगे? उनको खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे, और बढ़ा चढ़ाकर जहां वर्णन होगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा अत्युक्ति अलंकार में। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले सामंती जीवन की झलक, यानी राजाओं की बात करी गई, सामंती जीवन को लेकर के बात की गई। ऑफिस में आओ, ऑफिस में आना, ऑफिस में कौन सी विशेषता हम लिख रहे थे? हम लिख रहे थे अधिकांश जो है वो सामंती जीवन की झलक है। किसकी झलक है बच्चे? राजाओं की विशेषता, सामंती, कूलर आप थोड़ी देर बैठ कर देखिए, सामंती जीवन की झलक, यानी राजाओं की जो सबसे ज्यादा विशेषता है वो सामंती जीवन की झलक है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजा थे, जब हमने आदिकालीन साहित्य को पढ़ा तो राजा भी कैसे थे? राजा भी हमारे संकीर्ण विचारधारा के थे। तो हम लिख सकते हैं राजा व कवि की संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा। अब ये संकीर्ण विचारधारा क्यों थी? हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं संकीर्ण विचारधारा को स्लैश लगा के लिख लीजिएगा राष्ट्रीयता। संकीर्ण विचारधारा या संकीर्ण राष्ट्रीयता से अभिप्राय ये है कि जो राजा थे वो पूरे देश को, भारत को अपना राज्य ना मान करके अपने छोटे छोटे राज्यों को ही अपना पूरा का पूरा राष्ट्र समझ रहे थे, और सिर्फ उसी के लिए लड़ रहे थे, और उसी में अपने आप को संतुष्ट थे, और जो उनके राज कवि थे वो भी उसी बात से संतुष्ट थे कि भाई ठीक है कि छोटी सी बाय मिस्टेक लग कूलर के लिए बोल, संकीर्ण विचारधारा थी, जो छोटे से राज्य को ही क्या समझ रहे थे? राष्ट्र समझ रहे थे। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। के लिए भी है। अगली विशेषता की बात कर लेते हैं। अगली विशेषता क्या थी? क्या अधिकार जो इनकी शैली थी, किसकी? रासो साहित्य की। वो दो शैलियां थी, मैं ऐसे लिखे देती हूँ, पिंगल सर भी है और पिंगल शैली, पिंगल शैली और पिंगल शैली। देखो बच्चे, जो डिंगल शैली थी ना, इसमें क्या था? इसमें था बहुतायत वीर रस। क्या? वीर रस। और कैसा काव्य था? ये ओज गुण से परिपूर्ण काव्य था। और जो पिंगल शैली थी ना बच्चे, ये किस में लिखी गई? ये इसमें लिखी गई श्रृंगार रस। और इसमें गुण कौन सा था बच्चा? इसमें गुण था माधुर्य गुण से परिपूर्ण थी। तो हमें रासो साहित्य में कितनी वो मिलती हैं? दो शैलियां बहुत मुख्य रूप से मिलती हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। जो डिंगल शैली थी उसमें वीर रस लिखा गया था, जो पिंगल शैली थी बच्चे उसमें क्या लिखा गया था? उसमें श्रृंगार रस लिखा गया था।
और श्रृंगार रस माधुर्य गुण है और वीर रस में ओज गुण प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता तो नहीं है पर इसकी सीमा है कि आम जनजीवन से दूर था। आम जनजीवन से दूर, यानी कि रासो साहित्य की जो विषय था, रासो साहित्य का जो विषय था वो आम जनजीवन से यानी आम लोगों की परेशानियों के इसमें कहीं भी वर्णन प्राप्त नहीं होता है। अगर छंदों की बात करें कि छंद कौन कौन से मिलते हैं बच्चे, तो अब एक तो सबसे पहले मिलता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है। अक्सर क्या होता है, बच्चा सा को आधा कर देता है तो वह शुद्ध होता है, वर्तनी में आता है। और जो दूसरा छंद हमें मिलता है वो मिलता है अत्युक्ति। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, और अत्युक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, ऊहात्मकता आ जाना। ऊहात्मकता की मतलब भरोसा ही न जमे। कम से कम अतिशयोक्ति में इतना तो लगता है कि हाँ भाई सामने वाला लपेट रहा है, लेकिन जो अत्युक्ति है उसमें तो ऊहात्मकता का भाव आता है, लगता है कहीं दूर दूर तक आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो छंद में कौन कौन से मिलते हैं, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति की प्रधानता। आगे लिखिए। कल्पना की अधिकता। कल्पना बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं अतिशयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार हमें प्राप्त होते हैं। और अगर काव्य रूप की बात करें, काव्य रूप के विषय में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। काव्य रूप तो हमें दोनों ही मिलते हैं, कौन कौन से, प्रबंध काव्य भी मिलते हैं और मुक्तक काव्य भी प्राप्त होते हैं। चलिए, तो अगर हम रासो साहित्य की विशेषताओं की बात करें तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती हैं रासो साहित्य की, उन पर हमने बात कर ली है। छंद, काव्य रूप, इन सब के बारे में मैंने बात कर ली है। कल्पना की बहुत अधिकता थी, आम जनजीवन से परे था, सामंती जीवन का परिचय बहुत ज्यादा मिलता है। तो अब अगली जो हम चर्चा शुरू करते हैं, अब हम सीधे बिना समय बर्बाद किए रासो काव्यों में प्रवेश करे जाते हैं, जो हमारे रासो ग्रंथ रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ हमें मिलता है वो मिलता है खुमार रासो। चलिए अगला टॉपिक डाल लेते हैं। अगला टॉपिक क्या, अब हम सीधे सीधे पहली रचना में प्रवेश करते हैं। और पहली रचना कौन सी है रासो की, खुमार रासो। और अगर मैं इसके रचनाकार के बारे में बात करूं, इसके रचनाकार, तो जो रचनाकार हैं वो है हमारे दलपति विजय। अब अगर मैं बात करूं कि इसका रचना काल क्या है, तो कुमार रासो का रचना काल विवादित है। आ, 9वीं शताब्दी माना है। 9वीं शताब्दी, और 9वीं शताब्दी किसने माना है, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल और जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यही मत कैसा है, यही मत है सर्वमान। लेकिन क्योंकि हमें जो रासो रचना है वो अधिकांश राजस्थान से प्राप्त हुई है, तो राजस्थान के एक बहुत उत्कृष्ट इतिहासकार हुए हैं मोतीलाल मनेरिया, उन्होंने इसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना है। तो फटाफट से उनको भी लिखे लेते हैं। 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी कौन माना है,
राजस्थान के राजस्थान के व्रत संग्रह में, व्रत संग्रह। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है डॉक्टर मोतीलाल, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। जो राजस्थान के व्रत संग्रह हैं वो मानते हैं कि जो खुमार रासो रचना है वो 17वीं शताब्दी के, हालांकि सर्वमान्य मत और जो इसमें जो वृत्तांत मिलता है खुमार रासो में, अ, उस वृत्तांत से यही पता चलता है कि जो ये रचना है ना वो कब की रही है, ये 9वीं शताब्दी की रचना है। अब बात करें इसमें कथानक क्या है, तो इसके कथानक की बात कर लेते हैं। तो इस रचना में पप्पा राउल से लेकर के खुमार रासो में पप्पा राउल से लेकर पप्पा राउल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख। और अगर खुमार की बात की जाए कि उल्लेख मिलता है, तो इसमें 3 खुमारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ में 3 खुमार नाम के राजा हुए, उसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। कुमार द्वितीय कुमार द्वितीय। और जो खुमार द्वितीय है, इन्हीं का महत्वपूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। इनका जो समय रहा है वो विक्रमी संवत 870 से 900 के बीच रहा है। विक्रमी संवत 870 से 900 विक्रमी संवत तक किसका? खुमार द्वितीय का। और जो खुमार प्रथम रहे हैं उनका समय 810 से 865 रहा है, हालांकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और 965 से लेकर के 990 तक खुमार तृतीय का समय है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण रूप से इसका वर्णन है वो है खुमार द्वितीय के वर्णन है। और इसमें क्या है, खुमार राजों में बप्पा राव से राज सिंह, इन्हीं के मध्य में हमें 3 खुमार राजा मिलते हैं। खुमार प्रथम जो कि हमारे कब से कब तक हैं, जो कि 810 से लेकर के 865 तक हैं। खुमार द्वितीय 870 से लेकर 890 तक। और खुमार तृतीय जो कि 965 से लेकर के हमें 990 तक, जिनका रचनाकाल प्राप्त होता है। इसे मैं मान लूं कि आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। चलिए, देखिए इसमें इसमें अर्थात खुमार रासों में खुमार के खुमार के 24 युद्धों का वर्णन है। 24 युद्धों का वर्णन है। कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? 24 युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये कहाँ मिलती है, यानी कि संग्रहालय में संग्रहित है, उसके छंद वगैरह। और इससे पहले शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण मतलब शुक्ल जी ने खुमार रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। लिखिए शुक्ल जी के अनुसार खुमार रासो खुमार रासो हिंदी का हिंदी
का प्रथम जय काव्य है। क्या है बच्चे? जय काव्य। अगर आपसे पूछ ले शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है, तो वो क्या है? वो खुमार रासो ही है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं इसके छंदों को लेकर के। तो इसमें कुल जो छंद हैं वो 5,000 माने गए हैं। कुल छंद 5,000। कितने छंद है बच्चा? बहुत छोटा नहीं है, बहुत बृहद ग्रंथ है। कितने छंद है इसमें? इसमें कुल छंद है 5,000। और इसमें जो मुख्य रूप से छंद हैं वो है दोहा, सवैया, कवित्त। दोहा, सवैया और कवित्त आदि। इसका मतलब ये है कि केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी प्रमुख रूप से यही छंद हमें प्राप्त होते हैं। और अगर इसकी भाषा की बात कर लूँ तो इसकी भाषा है राजस्थानी। भाषा कौन सी है बच्चे? भाषा है राजस्थानी। टेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमें कहाँ प्राप्त होती है, यानी इसकी जो मूल प्रति है, मूल प्रति कहाँ पर है? और जो मूल प्रति है ना बच्चे, वो कैसी है? वो हस्तलिखित है। हस्त, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर नहीं थे, पहले तो हाथ से ही लिखी जाती थी। हस्तलिखित। और ये कहाँ पर है? ये पूना संग्रहालय में हमें प्राप्त होती है। पूना संग्रहालय में पूना संग्रहालय में हमें कहाँ कहाँ मिलती है? हस्तलिखित प्रति है। और कहाँ प्राप्त होती है? पूना संग्रहालय में प्राप्त होती है। बस। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि दोनों ही आलोचक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो शुक्ल जी रहे हो चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हो। और ऐसा लगता है इनको आचार सॉरी इतिहास को पढ़ करके कि दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधारा में चले। जिस जिस चीज को लेकर के शुक्ल जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समर्थन किया है, शुक्ल जी ने उसको खारिज किया, या शुक्ल जी ने जिसका समर्थन किया उसको उन्होंने खारिज करने का प्रयास किया। अब जैसे यहीं से देख लीजिए, शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी का पहला जय काव्य है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इसको आदिकाल में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही नाथ सिद्ध परंपरा में हम पहले पढ़ चुके हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी का साहित्य नहीं हो सकता, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो भाई पूरा भक्ति काल ही हटा दो। इसी तरीके से हम आगे भी जब भक्ति काल पढ़ेंगे ना, तो कबीरदास को लेकर भी बात पढ़ेंगे, जहां शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनकी भाषा कैसी है? सदुक कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? कि कबीरदास भाषा के डिटेक्टर है। तो ऐसा लगता है दोनों दोनों दो विचार विरोधी विचारधाराएं हैं, आपस में चल रही हैं, तो इनको भी लिखना बहुत आवश्यक है। तो लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, द्विवेदी ने इसे इसे अर्थात खुमार रासों को आदिकालीन आदिकालीन रासों में, आदिकालीन रासों साहित्य में, अब रासों का अर्थ है रासों साहित्य में, स्थानीय नीतियां और में स्थान नहीं दिया। चलिए, तो नोट कीजिए फटाफट से। छंद कितने हैं? 5,000। दोहा, सवैया, कवित्त मुख्य रूप से छंद हैं। शुक्ल जी कहते हैं प्रथम जय काव्य है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भैया ये तो आदिकालीन किसका? आदिकालीन के जो रासो साहित्य उसमें होना ही नहीं चाहिए, उसमें स्थान ही नहीं दे रहे हैं। पूना में इसकी पूना संग्रहालय है, वहां पर इसकी हस्तलिखित मूल प्रति सुरक्षित है। भाषा इसकी राजस्थानी है। तो आई थिंक आप लिख चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं अगले ग्रंथ पर। और अगला ग्रंथ कौन सा है? अगला है हमारा बीसल देव रासो। चलिए लिखते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो श्रृंगार ग्रंथ है कि भाई बीसल देव कहाँ चले गए हैं। अगला ग्रंथ लिखिए बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। और ये हमारा आज का दूसरा रासो ग्रंथ है। अगर बात करते हैं इनके रचनाकार की, कि रचनाकार कौन है बच्चे? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं आपके हरपत नाहल।
नरपते नाल, ये वही बीसल देव रासो है जिसको रसायन, रासो शब्द को रसायन कहना किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था कि जो रासो शब्द है वो कहाँ से मिला है, वो रसायन शब्द से बना है। और इसका प्रमाण कौन दिया था? प्रमाण दिए थे बीसल देव रासो की ही एक पंक्ति दी थी, जहां पर नरपत नाहल ने स्टार्टिंग में एक ग्रंथ लिखा था, वहां रसायन शब्द का प्रयोग किया था। ये संबत 1272 बहुतरा मजार जेठ शुदी नवमी बुधवारी नाहल रसायन, रसायन शब्द वही मिलता है, हम पहले ये पंक्ति लिख चुके हैं। तो इसके रचनाकार हमने लिख लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके रचना काल को लेकर के, और उसकी बात हम बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विवादित है। तो लिखिए रचना काल। तो जो सबसे पहले लिख लेते हैं सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत ये कहता है कि 1155 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1155 ईस्वी। और ये किसने माना है? ये माना है शुक्ल जी ने, और यही है हमारा सर्वमान्य मत। अब सर्वमान्य मत कैसे हो गया भाई? क्या है? सम्मत 1272। जब आप 1272 में से क्या करेंगे? 57 माइनस करेंगे तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा? आ, हाँ, जब आप 1212 में से 57 माइनस करेंगे, 1212, 1272 नहीं, सॉरी 1272 तो माना है, लाला सीताराम ने कहा है कि 1272 का है, 1212 है, बहुतरा। 1212 में से जब आप 57 माइनस करेंगे तो 1155 मिलेंगे, इसलिए ईस्वी में शुक्ल जी ने इसका समय दिया है। और उसका तो जो प्रमाण है वो वही दोहा है जो किसने दिया है? खुद नालह सिंह ने लिखा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 1545 से लेकर के 1560 के बीच में लिखा गया ग्रंथ है। 1545 से लेकर के 1560 ईस्वी के बीच। और ये किसने कहा? ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर इनके रचना काल के बारे में बात करूं तो 1058 विक्रमी संवत, ईस्वी नहीं है, क्या है बच्चे? विक्रमी संवत। और ये किसने मानी? ये मानी राम कुमार वर्मा। और विक्रमी संवत 1272, और 1272 विक्रमी संवत किसने मानी? ये मानी लाला सीताराम। लाला सीताराम ने इसका समय कब माना? 1272 में। चल अगला लिखे 14वीं शताब्दी, ये मानी माता प्रसाद गुप्त ने। 14वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी किसने मानी? माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त जी ने क्या कहा कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है? वो है 14वीं शताब्दी। जबकि 1220 विक्रमी संमत मिश्र बंधु मानते हैं। मिश्र बंधु। इसके टाइम ड्यूरेशन को, टाइम को लेकर के बड़ा विवाद है। शुक्ल जी और सर्वमान्य मत, जो कि इसी का एक दोहा है, वो 1155 ईस्वी मानते हैं या 1212 विक्रमी संमत मानते हैं। इसके अलावा 1545 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी के बीच हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। 1058 विक्रमी संमत राम कुमार वर्मा जी कहते हैं। और 1212 विक्रमी संमत लाला सीताराम जी मानते हैं। 14वीं शताब्दी माता प्रसाद गुप्त मानते हैं। और 1220 विक्रमी संमत किसने मानी है? ये मानी है हमारी मिश्र बंधुओं ने। और एक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ, क्योंकि वो जो टाइम ड्यूरेशन माना है ना, कितना? विक्रमी संमत 1073, ये माना गया है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी
चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। और इन्होंने एक दोहा दिया, एक पंक्ति दी है कि संबत 70-73 जाड़ी नाहल कबीर सरसिय बाड़ी। इनकी पंक्ति थोड़ी सी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं लिखे देती हूँ। ये पंक्ति नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रमाण के रूप में दी है कि ये क्या है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। तो इसकी पंक्ति जो दी गई है प्रमाण में, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रमाण क्या दिया है, किसने इस सम्मत का प्रमाण दिया है। तो लिखा है कि संबत सहस 73 जाड़ी। नालह कविवर सरसिय वाणी। ये प्रमाण दिया है नागरिक प्रचारणी सभा ने और कहा है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो विक्रमी संवत 1073 है। तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट है। और अगर इसी चीज को ईसवी में पूछ लिया जाए, किसको, इसी बात को, तो ईसवी कितनी निकल आएगी, ईसवी निकल आएगी हमारी 1016। और ये नवीन खोज भी कहती हैं और इसीलिए नागरिक प्रचारणी ने माना है नवीन खोजों पर आधारित, नवीन खोज पर आधारित। और नागरिक प्रचारणी सभा नवीनतम खोजों को ही पब्लिश करती है, प्रकाशित करती है। चलिए अब इसके कथानक के बारे में लिख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन को लेकर जितने विवाद थे वो हम सब लिख चुके हैं। कथानक, इसका कथानक क्या है, इसलदेव रासो का। अजमेर के चौहान राजा थे, अजमेर के चौहान राजा। और राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है बीसल देव तृतीय। बीसल देव तृतीय। मैं इसको इस तरीके से नोट करे दे रही हूँ क्योंकि मुझे इनका एक और नाम लिखना है, तो वो मैं यहीं लिख देती हूँ। और इनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। बीसलदेव रासो जो बीसलदेव तृतीय उन्हीं का नाम क्या है, उन्हीं का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। चलिए दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। जो राजा थे तथा मालवा की विग्रह चतुर्थ तथा मालवा के राजा भोज परमार, भोज परमार की पुत्री, राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के, राजमती के प्रेम कथा का चित्रण, प्रेम कथा का चित्रण इसमें है। या फिर इसी बात को मैं दूसरे सेंटेंस में कहना चाहूँ किसको, कि प्रेम कथा को, तो इसी को मैं कह सकती हूँ कि विग्रह राज और राजा राजमती के विवाह वियोग व पुनर्मिलन, पुनर्मिलन का वर्णन।
असल में इसमें होता क्या है कि जो राजमती है ये थोड़ी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करती है। और होता ही है कि व्यक्ति पत्नी यदि व्यंग करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो राजा का भी जो ईगो ईगो का है या ये क्या उसका स्वाभिमान थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और वो क्रोध में आकर के रानी को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, उड़ीसा चला जाता है। तो वहां पर वो रह रहा है, तो रानी वियोग में है। फिर बाद में वो संदेशा भेज रही है एक पंडित के द्वारा। फिर राजा वापस आ रहा है, पुनर्मिलन हो रहा है। तो उसका वर्णन, यानी प्रेम कथा कैसी है, पहले विवाह हुआ है, फिर वियोग हो गया, उसकी व्यंग्यात्मक भाषा है थोड़ी सी, व्यंग से क्रुद्ध हो गया है, व्यंग से क्रुद्ध होकर के छोड़ छाड़ के उड़ीसा चला गया है। तो जब उड़ीसा गया है तो रानी ने क्या किया है, रानी ने पंडित के हाथों जब विरह में रही है, हालांकि बीसल देव रासो ग्रंथ में ये माना जाता है कि राजा 12 साल के लिए चला गया है उड़ीसा, और रानी दुखी है, इसलिए सबसे पहला 12 मासा वर्णन भी हमें यही मिलता है। तो फिर जब पंडित के हाथों संदेशा भेजा गया तो राजा वापस आ जाता है अपने राज्य में। और जब वापस आता है तो फिर पुनः उसका रानी से मिलन होता है। तो इसमें क्या है, उसका विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की गाथा का वर्णन है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, और इसमें क्या है, चलो मैं नोट करा ही देती हूँ। राजा, अब राजा से अर्थ क्या है, बीसल देव। राजा रानी की व्यंग्यात्मक भाषा, व्यंग्यात्मक भाषा से रुष्ट होकर, भाषा से रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीसल देव रासो अपनी पत्नी से नाराज होकर के कहाँ चले गए थे। तो कहाँ चले गए थे, उड़ीसा। राजा रानी की व्यंग्यात्मक भाषा से रुष्ट होकर के उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ चले गए बीसल देव रासो नाराज होकर के, उड़ीसा चले गए हैं। जो बीसल देव रासो ग्रंथ है उसमें यह माना जाता है राजा के उड़ीसा में रुकने की अवधि, तो 12 वर्ष तो किसने मानी है, 12 वर्ष, क्योंकि 12 मासा का वर्णन भी मिलता है, 12 वर्ष तो है बीसल देव रासो के अनुसार, यानी इसी ग्रंथ के अनुसार, बीसल देव रासो के अनुसार। और 12 माह अर्थात 1 वर्ष, 1 वर्ष मानी है शुक्ल जी ने। किसने मानी है, शुक्ल जी ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजा उड़ीसा में जो नाराज होकर के, अब तक तो यही पूछा गया है कि राजा नाराज होकर के कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, और मान लो अब ये पूछ लिया कि उड़ीसा में कितने दिन रुके, तो भाई बीसल देव रासो तो ये कहता है कि 12 वर्ष रुके उस ग्रंथ के वर्णन के अनुसार। लेकिन शुक्ल जी उन्होंने कहा ना भाई 12 वर्ष नहीं रुके, 12 माह ही रुके, अपनी रानी से दूर ज्यादा रह नहीं पाए, और 1 साल के अंदर अंदर वो वापस आ गए। इसमें जो छंद है ना, इसके जो खंड हैं, किसके, बीसल देवरासो के, तो ये 4 खंडों में विभक्त है। और अगर मैं बात कर लूं ये छंद कितने हैं, तो इसमें 2000 छंद मिलते हैं। इसके बीसल देवरासो के पूरे टोटल खंड कितने हैं, 4, और टोटल छंद कितने हैं, 2000। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण, बस एक एक लाइन, वन वन लाइनिंग में लिखेंगे कि पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, और तीसरे खंड में क्या है, चौथे खंड में क्या है। तो पहले खंड में बात करते हैं, प्रथम खंड, यानी हेडिंग डालिए 4 खंड। और 4 खंडों में जो प्रथम खंड है, प्रथम प्रथम खंड में है बीसल देव व राजमती के विवाह का वर्णन, विवाह का वर्णन।
अब अगर मैं बात करूं कि भैया दूसरे खंड में क्या है, तो लिखो द्वितीय खंड। तो अब तो विवाह हो गया, तो रानी आ गई घर में, रानी घर में आ गई तो क्या है, भाषा कैसी है, भाषा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंग्यात्मक लिख रही है। तो रानी की किसी बात से रुष्ट हो, रानी की किसी बात, क्या व्यंग्यात्मक बोलती थी बेचारी, रानी की बातों से रुष्ट हो राजा का उड़ीसा चले जाना। उड़ीसा चले जाना। अब बात कर लेते हैं भाई तीसरे खंड में क्या है। तो तीसरे खंड में अब राजा जी चले गए हैं, तो अब रानी क्या करेंगे, यही होता है कि पहले पति से लड़ लो और फिर पति चला जाए तो रो लो। तो क्या होगा, अब रोना धोना होगा, यानी तृतीय खंड में क्या है, राजमती का वियोग वर्णन। अब चौथे में क्या होगा, अब संदेश भेजेंगी, और संदेश भेजेंगी तो राजा क्या करेंगे, राजा वापस आएंगे किसको किसके पास, अपनी रानी के पास। लेकिन इसी के बीच में एक काम और हो गया, पता है क्या, राजमती कौन है, परमार की पुत्री, बेसिकली पापा जी की परी। तो जो भोज परमार हैं वो अपनी बेटी को कहाँ ले गए, भोज अपने घर। बोले बेटा क्या करेगी अगली ससुराल में, भोज परमाल के द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, घर ले जाना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, तब इसी में लिख लेंगे चारों खंड। आजकल लोग कहते हैं कि मोबाइल आ गया इसीलिए झगड़े होना शुरू हो गए। मैंने बड़ा ज्ञान देखा है उस पर, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर। बताओ भाई बीसल देव रासो के समय पर कहाँ है व्हाट्सएप, कहाँ है मोबाइल, पप्पा जी तो फिर भी ले गए अपनी बेटी को, है ना। यानी कि अफवाहों की कहीं कोई कमी नहीं है, चीजें पहले से भी ऐसी ही थी, बस पहले संसाधन सीमित लोगों पर थे, अब सब पर हैं। राजा परमार के द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना बीसल देव का, बीसल देव का वापस लौटना, वापस आना, क्योंकि संदेशा तो भेज चुकी, वापस आना, वह राजमती और बीसल देव का, राजमती और बीसल देव का बीसल देव का पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। तो चौथे खंड में क्या है बच्चे, चौथे खंड में रानी जो है उनके पिताश्री ले गए उनको अपने घर पे, और जब अपने घर ले गए हैं तो फिर भाई विरह में तो वो वहां भी हैं, और जब वो विरह में हैं तो उन्होंने संदेशा भेजा है, राजा जी वापस आ गए हैं, जब राजा जी वापस आ गए हैं तो उनका हो गया है पुनर्मिलन। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इस ग्रंथ की विशेषताएं, क्योंकि पूरे खंड लगभग हमने कथानक देख लिया है। तो भाई देख लो इसकी विशेषताएं क्या है। सीधे सीधे लिख लें, लिख ही लेते हैं। देखो सबसे पहले शुद्ध श्रृंगारिक ब्रह काव्य, बीसल देवरासो कैसा है, शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य, विरह काव्य यानी कोई झाल मेल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध श्रृंगारिक है। भाई राजा रानी परिवार का वर्णन है, गृहस्थ वर्णन है, रानी विरह में है, और व्यंग्यात्मक भाषा होती ही है महिलाओं की, इसमें कोई खास बात है नहीं है। और पति पत्नी के बीच हल्के फुल्के विवाद होते भी है, और पति गुस्सा हो गया, अब राजा जी थे तो उड़ीसा चले गए,
नॉर्मल पति होगा तो भाई अपने काम पे चला जाएगा, शाम को वापस आएगा, शाम को 2 घंटे लेट आएगा, पर आ ही जाएगा। तो एकदम शुद्ध श्रृंगारिक ब्रह काव्य है, कोई लाग लपेट नहीं है। और जो इसकी नायिका है ना, नायिका, कौन नायिका? नायिका है राजमती। नायिका किस श्रेणी की है? पोषित पतिका, प्रोषित पतिका श्रेणी की नायिका। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजमती पंडित के माध्यम से संदेशा भेजती है, पंडित द्वारा संदेश भेजती है। और ये तो हम लिख ही चुके हैं कि राजा जी कहाँ चले गए हैं, तो वापस लिखने की आवश्यकता है ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं, उड़ीसा गए हैं। हिंदी में, हिंदी में 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है, इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वयं नालह सिंह ने, यानी इसके राइटर ने, नालह ने इसे इसे अर्थात इस ग्रंथ को इसे क्या कहा है? स्त्री रसायन, स्त्री रसायन कहा। उन्होंने इसको क्या कहा? स्त्री रसायन कहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फटाफट से। एक शुक्ल जी का बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में, तो लिख लीजिए। समूचे मध्यकालीन साहित्य में, समूचे मध्यकालीन साहित्य में, और ये राजमती के विषय में है, साहित्य में जवान की इतनी तेज, जवान की इतनी तेज, इतनी तेज व मन की प्रत्यय, मन की हरी नायिका दुर्लभ है, दुर्लभ है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है स्वयं शुक्ल जी का, शुक्ल जी। जो नायिका है ना, वो भी बेहद स्वाभिमानी किस्म की है, ऐसे ही हल्की फुल्की नायिका नहीं है। तो लिख लीजिए, राजमती की बाणी, बाणी यानी इसकी जो बोलने की शैली है, बाणी व्यंग्यात्मक है। और स्वयं जो राजमती है कैसी है? कुलीन गृहिणी, कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान है, उसमें कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान। एक मिनट, ये इसकी बाणी व्यंग्यात्मक है, यहाँ दूसरे पॉइंट में लिख लेते हैं। राजमती में कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान स्वाभिमान है। डॉक्टर
भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे क्या कहा है? इसे रासो न मानकर रास साहित्य माना है। रास साहित्य हम आगे पढ़ेंगे। रास साहित्य माना है। डॉक्टर भगीरथ के अनुसार ये रासो ग्रंथ नहीं है, बल्कि कैसा है, ये रासो साहित्य है। एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, वो लिख लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात है, इसमें हर जगह सब जगह क्या है, वर्तमान काल की अ, सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग, यानी जो वर्ब प्रयोग हुई है ना, वो टोटल कैसी है, प्रेजेंट टाइप टेंस की है का प्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और दूसरा, ये वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ। और ये बात भी किसने कही, ये भी कहा शुक्ल जी ने। यानी शुक्ल जी के अनुसार ये क्या है, ये वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और इसमें ये शुद्ध काव्य है, सामंती जीवन में जीवन की गहरी अरुचि, गहरी यानी हल्की फुल्की नहीं है, बहुत गहरी अरुचि दिखाई गई है बीचल देव रासो में सामंती जीवन के प्रति। संदेश रासक के समान, संदेश रासक के समान प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति, प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति। कोई छल नहीं है, छल रहित प्रेम है। और इसमें हमें क्या मिलता है, मेघदूत व संदेश राशक की संदेश परंपरा, संदेश परंपरा, यानी कि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति है। और संदेश मेघदूत और संदेश राशक में जो संदेश देने की प्रथा है वो भी मिलती है। इसके साथ इसके संपादन के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि संपादन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रथम संपादन था, प्रथम संपादन, तो प्रथम संपादन इसका किया गया सत्यजीवन वर्मा के द्वारा। सत्यजीवन वर्मा द्वारा। और उसमें कुल छंद कितने थे, सत्यजीवन वर्मा ने किया, उसमें कुल छंद थे 124। और संपादन काल जो था वो विक्रमी संवत 2008, विक्रमी संवत 2008। और प्रकाशक संस्था जो थी, प्रकाशक संस्था, और वो कोई और नहीं, नागरी प्रचारणी सभा काशी। और माता प्रसाद गुप्त ने भी इसका संपादित किया, माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित। जब माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित की गई तो उसमें कुल पद जो थे वो 128 थे। और यही जो है ना प्रमाणित है, इसी को मूल माना जाता है, प्रमाणित। यानी कि
जो माता प्रसाद गुप्त ने संचालित की, इसे ही मूल काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल प्रति। तो चलिए, आज की क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बात की, एक बार बैक कर लेते हैं क्या क्या अध्ययन किया। आज हमने बात की सबसे पहले रासो साहित्य की विशेषताओं को लेकर के। तो वीर रस श्रृंगार प्रधान होता है। साहित्य की अधिकांश रचनाएं राजस्थान से प्राप्त हुई, अधिकतर चारण कवियों के द्वारा लिखी गई। जो रचनाएं हैं वो अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक है, सामंती जीवन की झलक है। राजा और कवि की जो संकीर्ण विचारधारा है, शैली दो मिली, डिंगल और पिंगल। डिंगल में वीर काव्य और पिंगल में श्रृंगार काव्य या श्रृंगार रस का काव्य लिखा गया। इसके अलावा आम जनजीवन से दूरी है, छंद अतिशयोक्ति अतियुक्ति मिलते हैं, कल्पना की अधिकता है, काव्य रूप दोनों ही प्राप्त होते हैं। फिर हमने महत्वपूर्ण ग्रंथ खुमार रासों के बारे में बात की। इसके रचना काल को लेकर दो महत्वपूर्ण मत निकलते हैं, 9वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। इसके बाद हमने बात करी कथानक की। तो कथानक मुख्य रूप से खुमार द्वितीय का कथानक है और खुमार के 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। शुक्ल जी ने इसे पहला जय काव्य कहा है। 5000 छंद हैं, भाषा राजस्थानी है। पूना संग्रहालय में इसकी मूल प्रति है और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो स्थान ही नहीं देते आदिकालीन साहित्य में। फिर हमने बात करी बीसल देव रासो की, जो नरपत नाहल के द्वारा लिखा गया और इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर तो एक लंबा विवाद है, लेकिन सर्वमान्य मत है 1155 ईस्वी और ये मत स्वयं नाहल के द्वारा लिखी गई पंक्ति से है। नागरिक प्रचारणी सभा और नवीन खोज हालांकि कुछ और ही मानते हैं। इसके बाद कथानक में क्या है कि बीसल देव रासो और राजमती के विरह, मिलन और विवाह और वियोग का वर्णन है। राजा नाराज होकर के उड़ीसा चले गए हैं रानी से, क्योंकि रानी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करती है। टाइम ड्यूरेशन को लेकर भी सवाल बन सकता है। तो 12 वर्ष बताता है बीसल देव रासो स्वयं, लेकिन 12 महीने बताते हैं शुक्ल जी। छंद 2000 है, खंड 4 हैं। चारों खंडों में मेन कथानक बता दिया है। श्रृंगारिक शुद्ध श्रृंगारिक काव्य है और 12 मासा वर्णन सबसे पहले यही मिलता है। पंडित जी के द्वारा संदेश भेजा जाता है और स्वयं नालह जी स्त्री रसायन कहते हैं इस ग्रंथ को। शुक्ल जी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका दुर्लभ है। इसके अलावा वाणी जो है वो कैसी है? व्यंग्यात्मक है और कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान है राजमती के अंतर्गत। इसे रासोना रास मानकर भगीरथी विष्णु ने माना है। वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि है। वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ शुक्ल जी ने कहा है और इसके अलावा इसके संपादन को लेकर बात की, जो कि महत्वपूर्ण थी। तो चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।